अस्सलामुअलैकुम। हफ्ते के रोज सुहेल वड़ाइच के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। गुज़श्ता हफ्ते इसी प्रोग्राम में हमने बात की थी कि किस तरह से अरसलान इफ्तिखार पर लगने वाले इल्जामात से जो तूफान उठेगा वो थमने का भी नाम नहीं लेगा। और आपने देखा एक ही हफ्ते के अंदर मजीद कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक और स्कैंडल सामने आ गया है, मीडिया से पैसे लेने के इल्जामात भी लग रहे हैं। लगता है एक स्कैंडल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये जो गेट्स का सिलसिला है कहीं रुकने का नाम नहीं लेगा। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुहेल साहब से कि मामला कहां जा रहा है। साथ साथ सहाफियों पे जो इल्जामात लगे हैं, एक लिस्ट सामने आई है, 19 सहाफियों के नाम है, उसमें सुहेल साहब का भी नाम है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। और उस लिस्ट में आपका भी नाम है, और थोड़ी सी वो क्लैरिफिकेशंस भी देंगे इस प्लेटफॉर्म पर। क्या मौक़िफ़ है आपका, क्योंकि कहा गया कि आपने भी पैसे लिए हैं, गाड़ी ली है आपने? बहुत शुक्रिया मारिया साहबा। आज आप कराची में हैं, मैं लाहौर में हूँ, और मेरी गुजारिश ये है कि ये तो मुतवक्को था कि जब मुल्क जो है मुख्तलिफ क्राइसिस से गुज़रता है तो फिर तमाम तबकों के हवाले से इल्ज़ामात भी लगते हैं, सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं। मेरी पहली जो लिस्ट आई, जो सोशल मीडिया पे आई, इंटरनेट पे आई, उसमें 8 या 9 नाम थे। फिर वो बढ़ते गए और अब उसमें मेरा भी नाम है। तो मैं सोचता रहा कि इस पे क्या किया जाए। कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि इसको इग्नोर कर दें, छोड़ें, एनोनिमस है, कोई इसको ओन तो कर नहीं रहा, क्रेडिबल नहीं है। लेकिन मैंने इसको बड़ा सीरियसली लिया है और मैंने इस पे आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भेजी है, जिसमें मैंने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया है और ये रिक्वेस्ट की है कि ये इल्ज़ाम जो है इसकी भी इंक्वायरी की जाए, ये जहां से इल्ज़ाम आया है उसकी भी निशानदी की जाए, और जिस सहाफ़ी के बारे में जो इल्ज़ामात हैं सब के बारे में तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए, ताकि हम विंडिकेट हों या कसूरवार हों, हमें सज़ा मिले या हमारा मुआशरे में जो हमने इज़्ज़त बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से कमाई है वो बहाल हो। सुहेल साहब, ये तो सोशल मीडिया से लिस्ट जनरेट हुई ना, बेतहाशा इत्तलात होती है, वहाँ पर गुमनाम वॉरियर्स हैं, हिडन आईडीज पे आते हैं, कुछ भी अपलोड करके चले जाते हैं, वो वायरल हो जाता है, हर कोई इसको कोट करना शुरू कर देता है। हम कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा बंदा है जिसने काम शुरू किया है? ये तो बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। मारिया जी, ये सारी दुनिया में इस वक्त चैलेंज बना हुआ है कि सोशल मीडिया का एक तो पॉजिटिव यूज़ है, उसका मनफी इस्तेमाल है। अब कोई भी उठ के किसी के खिलाफ जो मर्जी इल्ज़ाम लगा दे, बगैर तहकीक के, गुमनाम आदमी जिसको पकड़ना भी मुश्किल है, जिसका खोज लगाना भी मुश्किल है। तो बुनियादी बात यह है कि अमेरिका के अंदर ये मसला पैदा हुआ है। सदर ओबामा तक इसको कह चुके हैं कि ये गटर है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर कभी गटर प्रेस कहा जाता था, आजकल इंटरनेट की जो नेगेटिविज्म है उसमें औरतों तक को नहीं बख्शा जाता, किसी का सर लगा दिया जाता है, किसी का धड़ लगा दिया जाता है, फोश जुमले लिखे जाते हैं, बोतान तराजी की जाती है, गलत इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यह है कि एक एनोनिमस बात करना, एक गुमनाम चीज़ पेश करना, अब उसको कैसे आप जांचेंगे? तो इसके लिए बेहतर यही है कि जिस तरह इंटरनेशनल जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो भी अभी तक नाकाम है, लेकिन पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कुछ ना कुछ उस मसले तक पहुंच सकती हैं और उनके खिलाफ भी इल्ज़ाम लगते हैं, कुछ सच्चे कुछ झूठे। तो अब वक्त आ गया है कि इन इल्ज़ामात की सेहत जो है उसकी तहकीक की जाए, उनकी तफ्तीश की जाए, और ये जो गुमनाम इल्ज़ामात जो अंधेरे से आते हैं और इनके ऊपर जो चेहरे जिन्होंने बड़ी ज़िंदगी अपनी साफ सुथरी गुजारी होती है और उनके यहाँ से कभी कोई फाइनेंशियल इस तरह की करप्शन का जिक्र तक नहीं होता, जब उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है तो वो तो दुख के आंसू रोते ही हैं, लेकिन कोई इसका अजाला भी होना चाहिए, कोई इसकी तहकीक भी होनी चाहिए, या वो इसी तरह रोंदे जाते रहेंगे और अपनी जो भी उन्होंने सारी की ज़िंदगी की मेहनत की हुई है उसके ऊपर पानी फिरता जाएगा। अच्छा, आपने कहा डॉक्यूमेंट्स की सेहत की तहकीक करनी चाहिए। बहरिया टाउन ने तो तरदीद कर दी, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो फेक लेटर हेड था, उन्होंने तो साफ इससे किसी किस्म की एसोसिएशन से मना कर दिया। मारिया जी, आजकल मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूं कि एक नेगेटिविज्म है, एक मनफी असर है मुआशरे पे, मायूसी के बादल छाए हुए हैं, जिसमें हर शख्स जो है दूसरे के खिलाफ गाली को मानने को तैयार है। अच्छी चीज़ें हमें नज़र ही नहीं आ रही, इसीलिए मैं हमेशा अच्छी चीज़ों का जिक्र करता हूँ, मैं मुआशरे की तरक्की की बात करता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि आप ये समझें कि
क्यों कोई शरारत नहीं हो सकती? क्या ये बड़े दिनों से ये नहीं कहा जा रहा था कि अब अदलिया और मीडिया निशाने पर हैं, अब ये मीडिया और अदलिया बहुत बढ़ रहे हैं, अब इनके पर काटे जाएंगे? क्या मुकाबलेबाजी नहीं है हमारे यहाँ? क्या हमारे हासद नहीं है? क्या हमारे मुखालिफ नहीं है? वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा नाम बदनाम हो? तो ये उसी तरह की एक शरारत है, इसको शरारत के तौर पे लेना चाहिए, लेकिन आइंदा ऐसी शरारतों के बारे में ज़रूर रोकना चाहिए। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है, और भी साफ़ी जा रहे हैं, ताकि जो है वो क्लियर हो कि कौन इसमें शामिल है, कौन नहीं शामिल है। चलिए सोहेल साहब, इसी पॉइंट पे हम एक ब्रेक लेते हैं। बहुत सारे सवाल भी हमने ये भी पूछना है, उस लिस्ट में जो अमाउंट लिखी हुई है वो इतनी कम है, वो इतनी कम क्यों, ये भी पूछेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। देखते रहें मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। और हम बात करें ताजा तरीन स्कैंडल जो मंजर आम पे है, मीडिया गेट स्कैंडल भी कहा जा रहा है, इल्जामात लगे हैं सहाफियों के ऊपर। सोहेल साहब उस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। सोहेल साहब, हर इदारे में काली भेड़ें होती हैं, और जैसे आपने कहा ये शरारत की गई है, एक तो उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपके ख्याल में ये किसने की है और इसी वक्त ये क्यों की गई है? मारिया जी, एक तो ये एस्टेब्लिश बात हो गई है कि इस सोसाइटी के में स्टेटस को कौन तोड़ सकता है, आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया। अब कौन स्टेटस को रखना चाहता है? आप बस उस तरफ देखें, आपको समझ आ जाएगी कि शरारत कहां से आई है। ये दो ही अदारे स्टेटस को तोड़ने की तरफ बढ़ रहे थे। हमने जो शऊर दिया है, अदलिया ने जो फैसले दिए हैं, वो स्टेटस को तोड़ रहे थे, और मेरा ख्याल है इसीलिए इन दोनों को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, मैंने वो लिस्ट देखी है जिसमें तमाम सहाफ़ी और उनको कितने पैसे दिए गए, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है। आपके ऊपर जो इल्जाम है कि आपने 15 लाख रुपए लिए एक शो के, उसके आपके शो के बारे में भी बात करेंगे, साथ साथ एक गाड़ी गिफ्ट ली है, सबसे कम उस लिस्ट में लग रहा है सोहेल साहब जैसे आपने पैसे लिए हैं। मारिया जी, सच्ची बात बताऊं तो हुआ ये कि जब पहली लिस्ट आई ना, तो उसमें 9 अफराद थे, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो कई लोगों ने मुझे कहा, यार तुम तो बड़े साफ़ी नहीं हो, ये बड़े बड़े साफियों के नाम तो आ गए। फिर 19 लोगों के नाम आए, उसमें सबसे कम पैसे मेरे जिम्मे लगाए गए हैं। मेरा ख्याल है कि लिस्ट बनाने वाले को ये इल्म नहीं है कि अब साफियों की सैलरीज कितनी हैं, उनकी एंकर पर्सन्स के जो मामलात हैं वो क्या हैं। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद सी मुझे लगती है, किसी ने बैठ के लिस्ट बना ली है। और दूसरा ये है कि ये दलील के खिलाफ है। दलील इसलिए कि भाई बैरिया टाउन वाले तो खुद अपने मसाइल में बेचारे फंसे हुए हैं, ठीक है, उससे निकलेंगे कि या अपने खिलाफ एक और 18-19 लोगों की टीम तैयार करेंगे जो रोज उन पे हमला करेगी। तो मुझे तो ये दलील के भी खिलाफ लगती है और बिल्कुल हकीकत के भी खिलाफ लगती है। अब आ गई बात एक दिन जियो के साथ की। हाँ, वो इल्जाम ये है कि आपने उनको पॉजिटिव इमेज दिखाया है, उसमें आपने मलिक रियाज का ये इल्जाम लगा आप पे। हाँ, अब दिलचस्प बात यह है कि जो लोग तो हमारे प्रोसेस को, हमारे अदारे को जानते हैं, उनको तो इल्म है। हमारे अदारे में कोई भी नाम मैं फैसला नहीं करता कि किसके लिए हम प्रोग्राम करेंगे, किसका इंटरव्यू करेंगे। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी है जिसमें नाम पेश होते हैं, उन लोगों की कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पे, उन लोगों के वो कितने मशहूर हैं, आवाम देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते, उस बुनियाद पे फैसला करते हैं। इसी बुनियाद पे इनका नाम चुना गया। अब सवाल यह है कि पॉजिटिव इमेज, अब उसमें दो चीज़ें तो ऐसी हैं कम अज़ कम, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनके जो मुखालिफ हैं और इवन जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने भी वो कई साल पहले चलने वाले प्रोग्राम में वो दो बातें उनको याद हैं। एक ये बात कि उसमें मलिक रियाज साहब की बेगम ने ये कहा था कि ये झूठ बहुत बोलता है, और वो उसी तरह चला। फिर एक और बात थी कि जी मैं फाइलों को पहिए लगा देता हूं। अगर तो कोई इसको मुस्बत समझता है तो ये उसकी मर्जी है, और इस पे उस वक्त भी ये फील किया गया बैरिया टाउन के कई अफसरों ने कि ये नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब ये प्रोग्राम चला तो हमारे अदारे के जो लोग हैं उनको कई उनके दोस्तों ने कहा कि आप ये निकलवा देते। मुझे कई लोगों ने कहा आप निकलवा देते, लेकिन ये साफ्ती असूलों के खिलाफ था। हमने हर चीज जाने दी, जो उन्होंने कहा वो उसी तरह चला, और उसमें कुछ उनकी चीजें मुस्बत थी, कुछ मनफी थी। यही साफ्ती असूल है कि सच को सच समझा जाए, झूठ को झूठ समझा जाए। अच्छा सर, पिछले
प्रोग्राम में हमने मोरालिटी की बात की थी और सवाल यहाँ पे इखलाकी भी उठता है। जब लोग हमें सुनते हैं वो कहते हैं कि यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त फिर आपका मॉरल स्टांस क्या होगा जब इल्जामात सामने आए हैं। मैं सच्ची बात यह है कि गुज़श्ता 24-25 घंटों से जब से ये मेरे इल्म में ये लिस्ट आई है, मैं इस सवाल पर मैंने बहुत गौर किया कि हम तो मोरालिटी की बात करते हैं, अब हम मॉरली हम कहाँ खड़े हैं। सच्ची बात यह है कि ये जिसने भी झूठा एनोनिमस इल्ज़ाम लगाया है उसने हमें मॉरली वल्नरेबल बनाया है। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन है, क्या वो मोतबर है। इस्लाम में बड़ा वाज़े तौर पर गवाहों के मोतबर होने पर बात की गई है। वेस्ट के अंदर भी अगर क्रेडिबल सोर्स हो, अगर कोई रिलायबल एजेंसी हो, अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसके ऊपर लोग यकीन करें, जिस एजेंसी की तहकीकात अगर वो इल्ज़ाम लगाए तो फिर मॉरल क्वेश्चन पैदा होता है। ये मॉरल क्वेश्चन तो ऐसा है कि ये किसी के ऊपर ये आप उठा दें और उसको काम करने से महरूम कर दें, उसकी शोहरत को दागदार कर दें, उसको आप मॉरली वीक कर दें और अब पता भी ना हो ये किसने इल्ज़ाम लगाया है, ये लिस्ट कहाँ से आई है, किसने तैयार की है, इसके क्या मकासद है। ये तो बड़ा आसान तरीका है किसी को मॉरली वल्नरेबल करने का, और ये उसमें कामयाब हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि वक्त आ गया है कि अब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं जिसमें आइंदा किसी की शोहरत दागदार ना हो सके और पता चले कि ये वाकई सच्ची है झूठी है। अगर सच्ची है तो जरूर उसकी सजा दी जाए, और अगर झूठी है तो उसको सजा दी जाए जिसने ये झूठी लिस्ट बनाई है। सही सोहेल साहब, इसी पॉइंट ब्रेक लेंगे। जब वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है जिसमें उन्होंने अटॉर्नी जनरल के तवस्सुत से बॉल जो है अब हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी है, उस पर तज्जिया लेंगे आपका। देखते रहें मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। और इस प्रोग्राम में सुहेल साहब जो इल्जामात लगे हैं कि कुछ पैसों का लेन देन हुआ है उसका जवाब दे रहे हैं। उन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने खत लिख दिया है, रुजू कर लिया है। सुहेल साहब, फिर सुप्रीम कोर्ट तक की बात रहेगी, आप कुछ और भी जो जर्नलिस्टिक बॉडीज होती हैं उनको भी साथ मिलाने का सोच रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मैं तो हर दरवाजे पे दस्तक दूंगा, और इसमें मैंने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा है, रजिस्ट्रार साहब को लिखा है, चेयरमैन पैमरा को भी लिखा है ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, प्रेसिडेंट PFUJ को लिखा है, प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब को लिखा है, हमारे जो जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ हैं मीर शकीलुर रहमान साहब उनको लिखा है, जियो TV के जो CEO हैं मीर इब्राहिम साहब उनको लिखा है, और पाकिस्तान प्रेस काउंसिल को भी लिखा है। और मैं अब ये भी कानूनी चाराजोई का हक रखता हूँ, ये जो वेबसाइट्स हैं जो TV चैनल्स की, उन्होंने भी ये लिस्ट डिस्प्ले की है जिसमें मेरा नाम है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन्हें भी कानूनी नोटिस दूँ। अच्छा सुहेल साहब, इस पे साथ साथ जो लोगों का आपका अवाम के साथ रिश्ता होता है उसको भी तो ठेस पहुंची है। जो एतमाद करते हैं लोग एंकर्स पे, उनकी बात सुनते हैं, वो बहाल हो जाएगा, आपका ख्याल है? मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा एतमाद का बहरान पैदा करने की कोशिश है, और बुनियादी बात यह है कि अब फिर फैसला कैसे किया जाए। एक तरफ इल्ज़ामात हैं, एक तरफ सफाई है। मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका किसी बंदे की कंट्रीब्यूशन होती है, उसका काम होता है। मेरी तहरीरें दरअसल मेरा यार्डस्टिक है, मेरा मयार है, मेरी गुफ्तगू दरअसल मेरा मयार है। क्या मैं इस गुफ्तगू में डंडी मारता हूँ? क्या मैं अपनी तहरीर में डंडी मारता हूँ? क्या इसमें मैं किसी को फेवर करता हूँ? मैं किसी से जो है किसी के खिलाफ बाइस्ड होकर बात करता हूँ? तो ये है असल इम्तिहान। अगर हम इस इम्तिहान में ठीक रहे तो फिर एतमाद का बहरान पैदा नहीं होगा, लेकिन अगर हमने इस इम्तिहान में नाकाम हुए तो फिर ज़रूर एतमाद का बहरान जो है वो पैदा होगा। अच्छा सुहेल साहब, ये ना कहिएगा कि इस मामले में भी आप कोई उम्मीद का पहलू देख रहे हैं? मारिया जी, ये है ही असल उम्मीद। असल उम्मीद तो अब शुरू हुई है। वो जो सहाफत के हम लोग कोई फरिश्ते तो हैं नहीं, हमारे यहाँ भी काली भेड़े हैं, तो मेरा ख्याल है कि सबका एहतसाब हो तभी मुआशरा आगे चलेगा। मुझे तो अब ज्यादा उम्मीद पैदा हो गई है मुआशरे के आगे बढ़ने की कि अब सबका एहतसाब हो रहा है, चाहे वो मेरा हो या चाहे वो काली भेड़ों का हो, और ये एहतसाब होगा तो मुआशरा आगे चलेगा। मेरा ख्याल है कि हम उस वक्त के करीब आते जा रहे हैं जब उम्मीद का सूरज जो है उसकी किरणों की हिद्दत भी अब महसूस करेंगे।
اچھا، اس سارے جو معاملے کا آپ سیاست پہ کیا اثر دیکھتے ہیں؟ ماریا جی، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سب سے اس کا اچھا یا برا جو بھی کہہ لیں، اس کا اثر سب سے زیادہ سیاست پر ہی پڑے گا، اور سب سے زیادہ بوجھ شاید وزیر اعظم کو برداشت کرنا پڑے، کیونکہ ان کے معاملات جو ہیں وہ بالکل ایج پر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہوگا جو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اینڈ الیکشن کی طرف جائے، لیکن اگر یہ بحران ایسا بڑھ گیا اور اس میں اور بھی ادارے آتے گئے تو پھر شاید کوئی اور بھی نتیجہ نکل سکتا ہے، لیکن آپٹمزم اور امید یہی کرنی چاہیے کہ صرف اور صرف الیکشن ہوں گے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے کہ اب بال حکومت کے کورٹ میں کہ وہی تحقیقات کرے، وہی اس میں سے سارا کوئی حل نکالے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب صحیح طرف جا رہا ہے معاملہ؟ میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ارسلان افتخار صاحب کا جو معاملہ تھا، اگر اس کے بارے میں فیصلہ آتا تو کہا جا سکتا تھا کہ سپریم کورٹ میں ان کے والد ہیں۔ اب انہوں نے تو ایک فری چوائس دے دی اور بڑا ایک منصفانہ فیصلہ کیا کہ آپ ان کے بارے میں فیصلہ کر لیں، آپ ان کی تحقیق کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے سب کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اچھا، پچھلے پروگرام میں آپ نے مسیحا کا ذکر کیا تھا، لوگوں کی بے تحاشا ای میلز آئی ہیں، وہ اس بات کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہوگا کچھ اوور نائٹ میریکل، کوئی مسیحا آئے گا، لگتا ہے وہ کنونس نہیں ہوئے لاسٹ ٹائم آپ کے آرگومنٹ سے۔ ماریا جی، یہ ویٹنگ فار گوڈوس کا میں نے پچھلی دفعہ بھی کلاسک ڈرامہ ہے برخت کا، اس کو جو ہے تو جس میں اس نے اسی چیز کو، یہی پوائنٹ جو ہے اس نے ریز کیا ہے کہ جو قومیں مایوسی میں اور جو قومیں نا امیدی میں کا شکار ہوتی ہیں وہ کسی مسیحا کا انتظار کرتی ہیں، لیکن اصل مسیحا ان کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، انہوں نے خود تبدیلی لانی ہوتی ہے۔ ہم خود جو ہیں وہ تبدیلی لائیں گے، یہ پورا معاشرہ نے خود ہی تبدیلی لانی ہے، کوئی ایسا سچ مسیحا نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں نے، میں نے، ہم سب نے سسٹم کو بدلنا ہے، جس طرح ہم نے عدلیہ کو آزاد کیا ہے، جس طرح ہم نے میڈیا کی آزادی حاصل کی ہے، جس طرح میڈیا اپنا فنکشن کر رہا ہے، شعور دے رہا ہے، جس طرح ہم پارلیمان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اپنی، جس طرح امریکہ میں 1920s میں ہوا تھا کہ پرکس اور پریویلیجز کو ختم کیا جائے اور جو زیادہ سے زیادہ عوام کی جو محبت ہے اور عوام کی خدمت ہے اس کو اپنایا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہی سسٹم کو ٹھیک کرے گا، یہی دباؤ، یہی عوامی دباؤ، لوگ اس کے مطابق ہی اگلے الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے اور وہی حقیقی تبدیلی ہوگی۔ مسیحا جو ہے عوام کی سلیکشن سے آئے گا، عوام کی مرضی سے آئے گا۔ اگر کوئی امپوز ہوا، اگر کوئی ایکسپورٹ ہوا اور یا امپورٹ ہوا، وہ کوئی مناسب فیصلہ نہیں ہوگا۔ نہ مسیحا، بہت مسیحا اس طرح کے آئے ہیں اور ہم نے ان کے نتائج بھی دیکھے ہیں۔ جو عوام کا جو فیصلہ ہوگا وہی مسیحائی جو ہے وہ لا سکے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی پوائنٹ پہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے۔ لکھنا نہ بھولیے گا mm@geo.tv پر۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔